हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाई स्वागत है आप सभी का माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड। वेलकम ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बेटा, स्वागत है आप सभी का। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो मेरे भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो भाई आज यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? तो मेरे भाई आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर। कौन से सब्जेक्ट का? हमारे फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज मैटर। आज हम क्लास 6 का फिजिक्स का मैटर चैप्टर आज हम यहाँ पर करेंगे कंप्लीट, राइट। और मैटर से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, वो भी यहाँ पर इस वन शॉट लेक्चर में तुम्हें दिखाए भी जाएंगे और यहाँ पर करवाए भी जाएंगे। सो डोंट वरी, सो लेट्स बिगिन आवर ब्यूटीफुल जर्नी टू लर्न साइंस, टू लर्न फिजिक्स एंड लर्न सम न्यू कांसेप्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर जिसका नाम है मैटर। चलो भाई शुरू करते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो यहां पर सबसे पहले देखो, साइंस के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, ठीक है, फिजिक्स यहां पर पढ़नी है तुम्हें। तो सबसे पहला काम होता है हमारा क्या, कि भाई यहां पर जो चैप्टर का नाम है मैटर, पहले जो ये चैप्टर का नाम है ना, उसमें कोई भी वर्ड दिया हो, सेंटेंस दिया हो, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग समझना है। टाइटल जो है ना, टाइटल का मीनिंग समझना है कि जैसे मैटर, तो मैटर क्या है? क्या मैटर वो है कि चार लोग यहां चौराहे पे खड़े होकर झगड़ा वगड़ा करते हैं, बवाल बवाल करते हैं और बोलते हैं कि भाई मैटर हो गया? क्या हम इस मैटर की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उस मैटर की बात नहीं कर रहे। तो हम किस मैटर की बात कर रहे हैं? चलो हम शुरू करते हैं मेरे भाई। तो यहां पर सारे टॉपिक्स इस चैप्टर की तुम्हें कवर करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द कांसेप्ट ऑफ मैटर। सो मैटर क्या है? देखो, तुम्हारे आसपास एक सिंपल चीज है। तुम्हारे आसपास तुम्हें जितनी भी चीजें दिख रही है, जिसको तुम टच कर सकते हो, जिसको तुम फील कर सकते हो अपने सेंसेस के थ्रू, ये सारी चीजों को हम बोलेंगे मैटर। ये सारी चीजों को हम बोलेंगे मैटर। जैसे तुम यहां पर बैठे हो, तुम्हें तुम्हारे सामने दिख रहा है अपना मोबाइल फोन या तो अपना लैपटॉप तुम्हें अपने सामने दिख रहा है, तो क्या तुम वो लैपटॉप को हम मैटर बोलेंगे? यस। तुम्हें पढ़ते पढ़ते प्यास लगी, तुमने पानी पिया, तो क्या उस वाटर को, इस लिक्विड को हम मैटर बोलेंगे? यस। तुम्हें जिंदा रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता है, उसके लिए तुम्हें कुछ गैसेस इनहेल करनी पड़ेगी, कुछ एक्सहेल करनी पड़ेगी, तो क्या उन गैसेस को हम मैटर बोलेंगे? यस। सबसे सिंपल और सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं, देखो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर चीज को हम बोलेंगे मैटर। हम हर चीज को हम बोलेंगे मैटर। ये हो गई जनरल अंडरस्टैंडिंग कि हमारे आसपास कोई भी चीज है, क्या ये रिमोट मैटर है? यस भाई, सॉलिड है, मैटर है। क्या ये दूसरा वाला रिमोट मैटर है? ये भी मैटर है। क्या ये डायरी मैटर है? सॉलिड है, मैटर है। क्या इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा पड़ा है? क्या ये वाटर भी मैटर है? मैटर है। यस। चलो भाई, सो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सारी चीजों को हम बोलेंगे मैटर। सारी चीजों को हम बोलेंगे मैटर। अब यहां पर मेन चीज है, अब मैटर की डेफिनेशन से हम मैटर को समझते हैं कि भाई मैटर एक्चुअली में होता क्या है। तो भाई मैटर की डेफिनेशन यहां पर है क्या, यहां पर हम समझेंगे मैटर की डेफिनेशन। मैटर की डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। लेट्स बिगिन आवर जर्नी। मैटर इज डिफाइंड एज anything which occupies space, anything which occupies space and has mass। ऐसी कोई भी चीज, anything, ऐसी कोई भी चीज which occupies space, जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जो थोड़ी जगह को रोके। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, एंड विच हैज मास, जिसका कुछ वजन हो, जिसका कुछ वजन हो। समझ आ रही है बात? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, तो क्या मैं मैटर हूं कि नहीं? उसके पहले देखना पड़ेगा कि क्या मेरा कुछ वजन है, ज्यादा हो कम हो वो अलग बात है, लेकिन क्या मेरा वजन है? यस, मेरा वजन है 70 केजी। तो भाई मास तो है, यस आई हैव अ मास। फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई कि भाई मेरे अंदर मास है। क्या मैं जगह को ऑक्यूपाई कर रहा हूं? क्या मैं स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं? सिंपल एक चीज समझो कि मैं ट्रेन में गया, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं किसी और की जगह पर जाके बैठ गया, ठीक है, तो मतलब मैंने उसकी स्पेस को, वो स्पेस किसी और की थी, मैंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब वो जिसकी सीट थी वो आएगा और मेरे को भगाएगा, चल निकल इधर से। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी स्पेस ऑक्यूपाई की थी। मतलब मैं स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मतलब मेरे पास वजन भी है, मास भी है, और मैं स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हूं। सो कैन आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ मैटर? यस माई ब्रदर, यस।
सो ऐसी कोई भी चीज जिसका वजन हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जो जगह को ऑक्यूपाई करे, उसको हम बोलेंगे मेरे भाई मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या लिक्विड लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या नहीं? अब देखो यहां पर ध्यान से इस टेस्ट ट्यूब में देखो, यहां तक स्पेस ऑक्यूपाइड है। किसने ऑक्यूपाई की है यहां तक स्पेस? वाटर ने। किसने ऑक्यूपाई की है? वाटर ने। लिमिट इसकी इतनी है, ठीक है, इतनी उसकी लिमिट है कि इधर तक पानी भर दो, ज्यादा स्पेस इसमें नहीं है। तो क्या वाटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? यस। क्या लिक्विड्स के पास मास है? लिक्विड्स के पास वजन है? ऑब्वियसली है भाई। तुम एक खाली बॉटल लेके खड़े रहो और एक भरी हुई बॉटल लेके खड़े रहो, तो भाई वजन है ना। वजन किसका था? वो किसकी वजह से वो वजन बढ़ा पानी भरने के बाद? लिक्विड की वजह से, वाटर की वजह से। सो वाटर एंड लिक्विड, लिक्विड ऑल्सो हैज मास एंड लिक्विड ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। तो अब दूसरी बात है गैसेस। क्या गैसेस के पास स्पेस, क्या गैसेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? क्या गैसेस के पास मास है? ये चीजें समझनी है हमें। जैसे तुम समझो कि यहां पर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, यहां पर दो ग्लासेस है, चाय के ग्लास है, ठीक है। अगर इन दोनों ग्लासेस के बीच में मैं एयर ब्लो करूंगा तो क्या होगा भाई? चलो भाई, ये मैं दोनों ग्लासेस के बीच में करता हूं एयर को ब्लो। दिख रहा है तुम्हें? अगर जोर से एयर ब्लो करूंगा इन दोनों ग्लासेस के बीच में, जोर से एयर ब्लो की मैंने, दोनों ग्लासेस के बीच में ब्लो की एयर, तो ऊपर वाला ग्लास निकल गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि अब एयर आ रही है। क्या आ रही है? एयर। एयर अपनी जगह बना रही है। एयर अपनी जगह बनाएगी, बाकी जो भी होगा उसको बाहर फेंक देगी। समझ में आ रही है बात? यहां पर दो ग्लासेस थे, दोनों ग्लासेस के बीच में मैंने यहां पर एयर ब्लो की। सो अब ग्लास के अंदर किसने स्पेस ऑक्यूपाई करना चालू किया? एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई करना चालू किया। राइट। सो एयर ने जैसे ही स्पेस ऑक्यूपाई करना चालू किया, भाई अब बाकी चीजों को बाहर निकलना पड़ेगा, अब अंदर आएगी एयर। तो क्या चलो सॉलिड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो क्या गैसेस भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? यस, गैसेस भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और गैसेस का भी वजन होता है, गैसेस के पास भी मास होता है। समझ में आ रही है बात? एक सीएनजी का सिलेंडर हो, राइट, एक सीएनजी का खाली सिलेंडर, मैं एलपीजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीएनजी गैस की बात कर रहा हूं। सीएनजी का खाली सिलेंडर और सीएनजी का भरा हुआ सिलेंडर। जाओ कभी गैस वाले स्टेशन पे, वो बोलेगा कितने कितने केजी, वो बोलेगा कितने केजी, कितने किलोग्राम तुम्हें गैस भरवानी है अपनी गाड़ी में। तो गैस है, गैस का भी मास है। तो गैसेस ऑल्सो हैज मास एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। सो एनीथिंग एनीथिंग मेरे भाई, एनीथिंग विद सॉलिड लिक्विड और गैस, ऐसी कोई भी चीज जो कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे भाई? मैटर बोलेंगे। सारी चीजों को हम बोलेंगे मैटर। मतलब हमारे आसपास की सारी चीजों को तुम मैटर बोल सकते हो। तो क्या हम सनलाइट को मैटर बोलेंगे? क्या सनलाइट को मैटर बोलेंगे हम? नहीं। क्या सनलाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? क्या सनलाइट के पास वजन है? क्या सनलाइट के पास, सनलाइट तुम्हारे ऊपर गिरती है तो क्या तुम्हें चोट लगती? क्या सनलाइट तुम्हारे ऊपर गिरती है तो क्या सनलाइट तुम्हें कुचल देती है? मतलब सनलाइट के पास मास नहीं है। क्या सनलाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है कि अब सनलाइट आ गई, अब उसके अंदर दूसरा कुछ नहीं आ सकता? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है भाई। राइट। सो सनलाइट है या लाइट है? लाइट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, लाइट के पास कोई मास नहीं है, मतलब लाइट एक एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी है। तो भाई पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। कितनी चीजें पूरे ब्रह्मांड में? सिर्फ दो चीजें हैं। कौन कौन सी? मैटर, एक है मैटर और दूसरी चीज है एनर्जी। और हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है मैटर के बारे में। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है मैटर के बारे में। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब यहां पर दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं। राइट। एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास की सारी चीजें। क्या है? कुत्ता मैटर है? यस। क्या है? बिल्ली मैटर है? यस, उसका भी वजन है भाई। क्या है? गमला मैटर है? यस। क्या ये बलून, ये मैटर है? यस। क्या ये पक्षी मैटर है? यस, सॉलिड है वो। क्या ये ट्री मैटर है? सॉलिड है। यस। क्या ये पत्थर मैटर है? यस, सारी चीजें आसपास की मैटर है। क्या ये पानी मैटर है? यस। लेकिन यहां पर जो सनलाइट आ रही है, क्या वो मैटर है? नहीं, वो क्या है? एनर्जी है। वो क्या है? एनर्जी। क्योंकि उसका वजन नहीं है, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही। एंड मैटर कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस। मैटर को हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं।
राइट। जैसे ये सॉलिड है, उसको टच करके पता चल लगा सकता हूं मैं, लिक्विड को भी टच कर सकता है, गैसेस को भी टच कर सकता है। समझ में आ रही है बात? सो एनीथिंग इट कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस, टच, स्मेल, साइट। जैसे गैसेस है तो गैसेस को मतलब स्मेल से अपन सेंस कर सकते हैं, सो उसको भी हम क्या बोलेंगे? मैटर। चलो भाई, ये हो गया हमारा मैटर। अब मैटर मतलब सिंपल, आसपास की सारी चीजें, आसपास की सारी चीजें मतलब मैटर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जितनी भी चीजें तुम्हें दिख रही है या जितनी भी चीजें तुम अपने सेंसेस से तुम फील कर पा रहे हो। अब आगे हमें देखना है, अब आगे हमें देखना है कि भाई यहां पर देखो, यहां पर कितनी सारी चीजें, ये सारी चीजें मैटर बोलेंगे हम। ये लड़का भी मैटर है, ये बतख भी मैटर है, ये टेलीस्कोप भी मैटर है, ये आंटी जी भी मैटर है, ये बच्चे भी मैटर है, ये नोटबुक भी मैटर है, ये मछली भी मैटर है, ये पानी भी मैटर है, ये चींटी भी मैटर है, ये एयर भी मैटर है, सारी चीजें मैटर है। सो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैटर है। तो ये जो हमारे आसपास की जितनी सारी चीजें हैं जो मैटर है, वो कैसे बनी हुई है, कैसे बना हुआ है मैटर, मैटर का कंपोजिशन क्या है? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। कि मैटर बनी किस चीजों से है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड्स है, ये गैसेस है, किन चीजों से बने हैं? किन चीजों से बने हैं? तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट बता दूं, सबसे पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट बता दूं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसको हम मैटर कहते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसको हम मैटर कहते हैं, ये सारी चीजें बनी हुई है, ये सारी चीजें बनी हुई है किससे? ये सारी चीजें बनी हुई है पार्टिकल्स से। ये सारी चीजें बनी हुई है पार्टिकल्स से। मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ सम वेरी स्मॉल, सम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हमारे आसपास की जो मैटर है, हमारे आसपास जो मैटर है, जो भी सॉलिड लिक्विड गैस है, वो सारी चीजें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है। राइट। भले ही वो सॉलिड हो, अगर कोई चीज सॉलिड है, अगर कोई चीज सॉलिड है तो वो भी पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है, वो भी बहुत सारे पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है। ये हो गया सॉलिड। अगर कोई लिक्विड है मेरे भाई, अगर कोई लिक्विड है, ये हो गया सॉलिड। अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड भी पार्टिकल्स को जोड़ के ही बना है, लिक्विड भी पार्टिकल्स को जोड़ के ही बना है। और अगर गैस है तो गैसेस भी पार्टिकल्स को जोड़ के बने हुए हैं। कैसे? सबसे पहले तुम्हें एक पॉइंट समझना है, मैटर क्या है? हमारे आसपास की सारी चीजें, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारी चीजें मैटर है। वो सारी चीजें बनी किससे है? पार्टिकल्स से बनी है। कैसे बनी है? पार्टिकल्स से। बहुत सारे पार्टिकल्स को जोड़ के ये मैटर बना है। कैसे? कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुम यहां पर देखो, अब यहां पर इस पिक्चर में तुम्हें दिखेगी एक थर्मोकॉल शीट। क्या दिखेगी तुम्हें? थर्मोकॉल शीट। बेटा जीवन में तुम सबने एक मतलब कभी ना कभी थर्मोकॉल शीट देखी ही होगी, राइट? स्कूल में काम करते हुए या मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो भी काम है, डेकोरेशन वाला काम है, तो भाई थर्मोकॉल बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। थर्मोकॉल शीट तुमने दूर से देखी है भाई? जब थर्मोकॉल शीट को अपन दूर से देखेंगे तब हमें लगेगा कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। जब थर्मोकॉल शीट को मेरे भाई अपन दूर से देखेंगे तब हमें लगेगा कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएगा ये। लेकिन जैसे जैसे थर्मोकॉल शीट के पास आओगे और उसको ध्यान से देखोगे, थर्मोकॉल शीट के पास आके ध्यान से देखोगे, तुम्हें पता लगेगा कि ये जो थर्मोकॉल शीट दूर से एक सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आ रही थी, ये जो थर्मोकॉल शीट है ना, ये थर्मोकॉल शीट बहुत सारे छोटे छोटे थर्मोकॉल्स के बॉल्स को जोड़ के बनी है। तुम सबने थर्मोकॉल शीट देखी होगी, राइट? ये जो थर्मोकॉल शीट है, अगर उसको ध्यान से बड़े पास आकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये थर्मोकॉल शीट कुछ छोटे छोटे थर्मोकॉल्स के बॉल्स को जोड़ के बनी है। छोटे छोटे थर्मोकॉल्स के बॉल्स को ज्वाइन किया और बना दी हमने पूरी की पूरी थर्मोकॉल की शीट। सो इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ थर्मोकॉल। ये चीज हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजों के लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है कि जैसे ये थर्मोकॉल की शीट, ये थर्मोकॉल की शीट छोटे छोटे थर्मोकॉल के बॉल्स को जोड़ के पूरी शीट बनाई गई है, वैसे हमारे आसपास जितनी मैटर है मेरे भाई, हमारे आसपास जितना मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के, वो सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है, वो सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है। जैसे जैसे यहां पर ये पेन की बात करूं मैं, ये पेन सॉलिड है, सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है मुझे, सिंगल ऑब्जेक्ट,
लेकिन एक्चुअली में जो ये सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बना गया है या बनाया गया है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। बेटा ये दिखाई देगा सिंगल स्ट्रक्चर, लेकिन अगर इसकी गहराइयों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बना है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बना है। सेम इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड में भी बेटा यही चीज होगी। लिक्विड में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जोड़ के लिक्विड बनता है। गैसेस में भी यही होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ के एक गैस बनती है। तो सबसे पहले मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ये हो गया मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसके पास थोड़ा बहुत वजन है, वो हो गया मैटर। अब वो मैटर जो हमारे आसपास की सारी चीजें हैं वो बनी कैसे है? वो बनी है पार्टिकल से, वो बनी है पार्टिकल से। जैसे थर्मोकॉल, थर्मोकॉल जो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट दिखता है वो छोटे छोटे थर्मोकॉल के बॉल्स को जोड़ के बना है। वैसे ही हमारे आसपास की जो मैटर है वो भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है। बेटा सारी चीजें, सारी मतलब सारी चीजें। क्या ये चाय के ग्लासेस भी पार्टिकल्स को जोड़ के बने हैं? यस। क्या ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर है जो लिक्विड है, ये भी पार्टिकल्स से को जोड़ के हुए बना हुआ है? यस। तुम जो ऑक्सीजन गैस या तुम जो एयर इनहेल कर रहे हो, क्या वो भी पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है वो गैस? यस। अगर तुम्हारे क्लास में कोई लड़का है जो अलग अलग टाइप की गैसेस रिलीज करता है और तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है, तो क्या वो गैसेस भी पार्टिकल से बनी हुई है? यस। सारी चीजें पार्टिकल से बनी हुई है, सारी चीजें पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है। सो ये मेन कंसेप्ट हमें सबसे पहले समझना है। ये मेन कंसेप्ट हमें सबसे पहले समझना है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को जोड़ के ही सारी चीजें बनती है। यहां पर तो इसके ऊपर मैंने एक शायरी लिखी थी, बढ़िया। इसके ऊपर मैंने एक शायरी लिखी थी कि भाई दूर से देखा तो सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आया। क्या? दूर से देखा तो सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आया, लेकिन पास आकर देखा तो पार्टिकल से बना हुआ पाया। दूर से देखा तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही नजर आया, लेकिन जब पास आके देखा तब पार्टिकल से बना हुआ पाया। मतलब पास आके देखा तो पता चला कि भाई ये जो दूर से सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था ये तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बना है। ये तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बना है। तो भाई ये कौन से पार्टिकल है? अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है ये समझना कि ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये है क्या। ये छोटे पार्टिकल्स होते कौन है, मतलब क्या होते हैं ये छोटे पार्टिकल्स जिसको जोड़ के बहुत सारी चीजें बनी हुई है, सारी चीजें बनी हुई है। तो इसके ऊपर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने काम किया, राइट। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया ये समझने के लिए कि ये जो मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बनी हुई है ये छोटा पार्टिकल है क्या, कौन है ये छोटा पार्टिकल। इसमें किसने काम किया? एक हमारे बहुत ही महान ऋषि है, महान ऋषि, महर्षि, इसलिए हम उसको कहेंगे महर्षि, राइट। सो महर्षि कनाद, क्या नाम है? महर्षि कनाद, फ्रॉम इंडिया। महर्षि कनाद ने भी काफी काम किया इसको आइडेंटिफाई करने में कि भाई ये छोटा जो पार्टिकल है जिससे सारी चीजें बनी हुई है वो पार्टिकल क्या है। फिर दूसरा काम किसने किया? डेमोक्रिटस नाम के एक साइंटिस्ट ने, डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर ने, ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक ग्रीक फिलोसोफर है, यूनान, राइट। सो ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम है डेमोक्रिटस, उसने भी मतलब ट्राई किया समझने का कि ये छोटा पार्टिकल जिससे सारी चीजें बनी हुई है ये पार्टिकल क्या है, कैसा है ये पार्टिकल। नेक्स्ट आता है डेल्टन। नेक्स्ट आता है क्या? डेल्टन, ठीक है। तो डेल्टन डेल्टन एक मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी मतलब ये समझने का प्रयास किया कि भाई ये जो छोटा पार्टिकल है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे समझने का प्रयास किया कि भाई ये जो छोटा पार्टिकल है ये है क्या, जिससे सारी चीजें बनी हुई है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रॉम द थियरीज ऑफ महर्षि कनाद, जिसको हम संस्कृत में कनाद लिखते हैं, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, कणाद। अब सबसे पहले यह समझना है कि जो कणाद है ना, महर्षि कणाद, उनका नाम कणाद ही क्यों पड़ा? क्योंकि जो महर्षि कणाद है उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ किसको समझने में लगाया? कण। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ एक चीज को समझने में लगाया जिसको बोलते हैं कण। कण मीन्स अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, कण मीन्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। कण का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल।
सो एक बहुत छोटा पार्टिकल जिसको संस्कृत में या हिंदी में भी बोले हम, उसको कण कहते हैं, राइट। सो महर्षि ने, ये ऋषि ने अपना पूरा जीवन ये छोटे पार्टिकल को, कण को स्टडी करने में लगाया, इसलिए उन्हें हम नाम देते हैं महर्षि कणाद। क्या बोलते हैं? महर्षि कणाद। सो महर्षि कणाद ने मतलब क्या, he devoted his life to study this particles, hence he was called कणाद, क्योंकि उन्होंने छोटे पार्टिकल कण को स्टडी करने में अपना पूरा जीवन यापन, मतलब जीवन अपना पूरा खर्च कर दिया उसमें, क्या तो लगा उसमें इन्वेस्ट किया, राइट। अब उनकी थियरी क्या थी, महर्षि कणाद ने क्या बोला? अब महर्षि कणाद की थियरी समझते हैं कि क्या बोलते हैं महर्षि। ऋषि बोलते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड अणु। उन्होंने बोला कि ये जो मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने बोला अणु। उन्होंने बोला अणु, हिंदी में उसको लिखते हैं ऐसे, अणु, राइट। कि भाई मैटर जो है वो बना हुआ है बड़े ही स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम कहते हैं अणु, जिसको हम कहते हैं अणु। आगे का पॉइंट समझते हैं। ईच अणु इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। ये नई चीज आई। उन्होंने बोला कि सारी चीजें एक छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं अणु, जिसको हम कहते हैं अणु। ये अणु भी बना हुआ है किससे? ये अणु भी बना हुआ है परमाणु से। ये अणु भी बना हुआ है, ये अणु भी बना हुआ है परमाणु से। मतलब सारी चीजें एक छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, सारी चीजें एक स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं अणु, जिसको हम बोलते हैं अणु। और ये अणु, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये जो छोटा पार्टिकल है जिसको जोड़ के सारी चीजें बनी हुई है, ये जो छोटा पार्टिकल है जिसको जोड़ के सारी चीजें बनी हुई है, वो है अणु। ठीक है, वो है अणु। और अणु भी कुछ पार्टिकल्स को जोड़ के बना है, अणु भी कुछ छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बना है, जिसको हम कहते हैं परमाणु, जिसको हम कहते हैं परमाणु। ये थी थियरी विच इज गिवन बाय महर्षि कणाद। महर्षि कणाद इज सेइंग कि एवरीथिंग in matter, whether it is solid, liquid or gas, everything is made up of small particle called अणु। सारी चीजें जिस पार्टिकल को जोड़ के सारी चीजें बनी है ना, उस पार्टिकल का नाम है अणु। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया अणु। अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कुछ और छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बना है, जिसको हम कहेंगे परमाणु, जिसको बोलेंगे हम परमाणु, जिसको बोलेंगे हम परमाणु। मॉडर्न केमिस्ट्री में अणु को हम कहते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री में अणु को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, और परमाणु को हम कहते हैं एटम। परमाणु को हम कहते हैं एटम। तो यहां पर कहीं ना कहीं उनकी थियरी अच्छी खासी मॉडर्न केमिस्ट्री से रेलेवेंट है, मॉडर्न केमिस्ट्री से रेलेवेंट है। सो दिस वाज द थियरी गिवन बाय द वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ इंडिया, महर्षि कणाद। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट थियरी किसने दी थी? नेक्स्ट थियरी दी थी एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस क्या कहते हैं? ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, proposed that matter is made up of small particles called atoms। उन्होंने बोला कि भाई मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बना है, और उस पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम, उन पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम। ठीक है, महर्षि कणाद ने बोला कि भाई एक अणु है, और अणु बना हुआ है परमाणु से, अणु बना हुआ है परमाणु से। भाई डेमोक्रिटस क्या कहते हैं? डेमोक्रिटस कहते हैं कि भाई सारी चीजें एक छोटे पार्टिकल को जोड़ के बनी हुई है, और उस छोटे पार्टिकल को हम नाम देते हैं एटम। एक छोटी पार्टिकल को नाम देते हैं एटम। अब एटम का नाम, इस छोटे पार्टिकल का नाम एटम ही क्यों रखा गया? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है एटमॉस। एटमॉस मीन्स समथिंग विच इज इनडिविजिबल। एटमॉस मीन्स समथिंग विच इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब इतना छोटा, इतना छोटा, मतलब एक ऑब्जेक्ट के तुम टुकड़े करो, एक ऑब्जेक्ट के तुम टुकड़े करो, जितना हो पाए उतना छोटे टुकड़े में उसको डिवाइड करने का ट्राई करो। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुमने उसके इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए, वो इतना छोटा हो गया कि अब उसके ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, अब उसके ज्यादा टुकड़े, उससे छोटा अब नहीं हो सकता। सो दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कि कोई ऑब्जेक्ट लो, उसके इतने टुकड़े करो, उसके इतने टुकड़े करो, उसके इतने टुकड़े करो कि भाई और छोटा बनाओ, और छोटा बनाओ। जैसे ये कागज है, जैसे ये कागज है,
ठीक है, इतना कागज है, तो मैंने इसका एक स्मॉल टुकड़ा बनाया। ठीक है, अब इस कागज का मैं थोड़ा और छोटा टुकड़ा बनाऊंगा, इस कागज का मैं थोड़ा और छोटा टुकड़ा बनाऊंगा, इस कागज का मैं और छोटा टुकड़ा बनाऊंगा, ये मेरे पास ये बचा, इस कागज का मैं और छोटा टुकड़ा बनाऊंगा, ये एक और छोटा सा पार्ट बनाऊंगा। अब मेरे पास बहुत ही स्मॉल पोर्शन बचा इस पेपर का, बहुत ही स्मॉल पोर्शन बचा इस पेपर का। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये मैंने उसको इतना इतना ज्यादा उसको डिवाइड कर दिया है मैंने, एक पॉइंट ऐसा आएगा मैंने उसको इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया है कि उससे ज्यादा अब कागज के टुकड़े नहीं हो सकते। उससे ज्यादा मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम तोड़ते जाओ, उसको डिवाइड करते जाओ, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते जाओ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अब उससे ज्यादा छोटा अब नहीं हो सकता, उससे ज्यादा छोटा अब नहीं हो सकता। तो उस पार्टिकल को हम कहेंगे एटम, उस पार्टिकल को हम कहेंगे एटम। एटम मींस इनडिविजिबल पार्टिकल। वो इतना छोटा है, वो पार्टिकल इतना छोटा है कि अब उससे ज्यादा उसको नहीं तोड़ सकते, उससे ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते। उसको जितना टूटना था टूट गया, जितना स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होना था हो गया। अब जो वर्जन हमें बचा, हमारे पास बचा है एक ऐसा वर्जन, पार्टिकल का एक ऐसा वर्जन जो कि भाई इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी चीज को कहेंगे हम एटम, ऐसे पार्टिकल को कहेंगे हम एटम। तो भाई एटम का नाम एटम क्यों है? बिकॉज इट इज इनडिविजिबल, बिकॉज इट इज इनडिविजिबल। प्रपोज्ड बाय, ये किसने बोला? श्री श्री डेमोक्रेटस महाराज ने। ठीक है, सो डेमोक्रेटस यही कह रहे थे कि एटम का नाम एटम, एटम का नाम एटम इसलिए पड़ा क्योंकि वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मींस एटमॉस, इनडिविजिबल मींस एटमॉस। तो हम क्या करते हैं, ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल जिससे सारी चीजें बनी हुई है, उस पार्टिकल को अपन नाम देते हैं एटम, उस पार्टिकल को अपन नाम देते हैं एटम। मगजमारी नहीं, पार्टिकल छोटा है, इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल मतलब एटमॉस, इंडिविजिबल मतलब एटमॉस। तो ये जो छोटा सा इंडिविजिबल पार्टिकल है उसको अपन नाम दे दो एटम, खत्म। ये थी थियरी, किसने दी थी भाई? श्री श्री डेमोक्रेटिस महाराज। भाई देखो ये जो डेमोक्रेटिस की फोटो है ना, ये वाली फोटो, ये किसी किसी और महान व्यक्ति से बड़ी ही सिमिलर लगती है मुझे। मतलब यू नो सी, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ दिस गाइस। इफ यू आर ट्रू टीएम क्योसिफ फैन, देन you know it, right? The one and only greatest peacemaker, चंपक चाचा। सो चंपक चाचा द डेमोक्रेटिस वन, उनकी थियरी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट थियरी है द मोस्ट रेलेवेंट थियरी, नेक्स्ट थियरी है, इट इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। अब हम जॉन डाल्टन की थियरी को समझेंगे। अब पीछे जितने भी हमने साइंटिस्ट देखे, फिलोसोफर्स देखे, चाहे वो महर्षि कणाद हो, चाहे वो डेमोक्रेटिस हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी थियरीज कैसी थी? वो थियोरेटिकल थी, मतलब वो उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। उन्होंने थियरी दी चीजों को समझ के, उन्होंने अपनी फिलोसॉफी दी, लेकिन वो जो फिलोसॉफी उन्होंने दी, वो जो थियरी उन्होंने दी, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूफ करके अगर किसी ने बताया हो कि छोटा पार्टिकल क्या है, सो दैट इज वन एंड ओनली कौन? जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या किया? ही वॉज अ इंग्लिश केमिस्ट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जो प्रपोज द एटॉमिक थियरी, कि भाई एटम एक छोटा पार्टिकल है, वो छोटा पार्टिकल कैसा होता है, ये सब चीजें उसने एक्सप्लेन की। ऐसे ही दिमाग से समझ के नहीं, एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन की। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज को आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दो तो भाई वो ज्यादा रेलेवेंट मानी जाएगी। सो ज्यादा रेलेवेंट मानी जाएगी किसकी थियरी? जॉन डाल्टन की, बिकॉज एवरीथिंग वाज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो चलो भाई, ये है हमारे जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन क्या कहते हैं? लेट्स बिगिन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो भाई, जॉन डाल्टन कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर जॉन डाल्टन की थियरी और ऋषि कनात की थियरी में तुम्हें कुछ ना कुछ संबंध, कुछ ना कुछ कनेक्शन तुम्हें नजर आएगा। चलो भाई, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन एटम ऑफ द सेम काइंड और डिफरेंट काइंड। भाई जॉन डाल्टन कहते हैं सारी चीजें बनी हुई है मॉलिक्यूल से, सारी चीजें बनी हुई है मॉलिक्यूल से। किससे? मॉलिक्यूल से। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है कैसे बना है ये मॉलिक्यूल? उसने बोला कि सारी चीजें मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और ये जो मॉलिक्यूल भी है
मॉलिक्यूल भी कुछ पार्टिकल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल भी कुछ एटम्स को जोड़ के बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स भी कुछ एटम्स को जोड़ के बना हुआ है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की हम बात कर रहे थे जिससे सारी चीजें बनी हुई है वो है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल भी किससे बना हुआ है? एटम। मॉलिक्यूल भी किससे बना हुआ है? एटम। तो कहीं ना कहीं इसकी थियरी एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है, वो कहीं ना कहीं ऋषि कनात से मेल खाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, एटम्स कैन नॉट। अब तुम्हें सवाल आ रहा होगा कि हम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहे थे, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो यहां पर पता चल रहा है कि एटम है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स? क्योंकि एटम अकेला, ध्यान से समझना, एटम अकेला एज अ पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाता। एटम एज अ पार्टिकल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता। जब दो या दो से ज्यादा एटम साथ में आएंगे तब बनेगा मॉलिक्यूल, तब बनेगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट कर पाता है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल तुम समझो कि मेरे पास ये पेन है, तुम इस पेन को मॉलिक्यूल समझो। इस पेन से मैं कुछ काम कर सकता हूं। इस पेन में ढक्कन है, इस पेन में बॉडी है, और इस पेन में रिफिल है। ये पेन में है मेरे पास रिफिल। ठीक है, ये पूरी पेन को, ये पूरी पेन को तुम समझो मॉलिक्यूल, ये पूरी की पूरी पेन को तुम समझो मॉलिक्यूल। पेन को तुम्हें क्या समझना है? मॉलिक्यूल। अब ये पेन अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के बनी हुई है। ढक्कन, ये उसका ये वाला पार्ट, उसकी बॉडी और रिफिल, बॉडी और रिफिल। अब इसमें क्या अकेला ढक्कन का कुछ काम है हमारे पास? इसको तुम एटम समझो, ये ढक्कन को तुम एटम समझो। क्या अकेला ढक्कन उसका कुछ काम है? नहीं है। क्या अकेली रिफिल से हम आराम से लिख सकते हैं? अकेली रिफिल से भी तुम आराम से नहीं लिख पाओगे। क्या अकेला ये ऊपर वाला जो कॉनिकल पार्ट है, क्या इससे तुम कुछ काम कर लोगे? नहीं। क्या अकेली बॉडी से तुम काम चला पाओगे? नहीं। तो एटम्स का ऐसे ही है। एटम्स जब तक अकेले है ना, एटम अकेले सबसे पहले तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, कुछ काम के नहीं है। एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते। फिर कुछ एटम्स एक साथ जुड़ते हैं, कुछ एटम्स एक साथ जुड़ते हैं और एक पार्टिकल बनाते हैं, कुछ एटम्स एक साथ जुड़ते हैं और एक पूरा का पूरा पार्टिकल बनाते हैं जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल। सो एटम अकेला रहेगा तो वो मीनिंगलेस है, एटम अकेला रहेगा तो वो मीनिंगलेस है। तो एटम साथ में आएंगे और एक पार्टिकल बनाएंगे मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ही ऐसा पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर पाएगा, फ्रीली एग्जिस्ट कर पाएगा। एटम अकेला फ्रीली कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अब हम समझेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सी, एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक एटम, एक छोटा पार्टिकल, क्या इंडिपेंडेंट सिर्फ ये ढक्कन का कोई काम है लिखने में? नहीं। क्या इंडिपेंडेंटली ये पेन की बॉडी का कुछ काम है? नहीं। क्या इंडिपेंडेंटली क्या रिफिल का कुछ काम लगेगा हमें? नहीं। वैसे ही एटम्स इंडिपेंडेंटली, एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले नहीं रह पा रहे हैं। यहां पर देखो कितने दुखी है ये एटम्स। कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। ये सारे एटम्स दे आर सैड। क्यों? क्योंकि अकेले है, अकेला उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मीनिंगलेस है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब एटम्स को क्या होगा? मजा नहीं आ रहा है, एटम्स को मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो अकेले है, इंडिपेंडेंट है। तो जब एटम्स साथ में मिलकर एक पार्टिकल बनाएंगे, एटम्स साथ में मिलकर एक पार्टिकल बनाएंगे, जैसे यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन का एटम, यहां पर समझो तुम लोग एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ा दो हाइड्रोजन से, तो यहां पर बन गया H2O जो कि है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। यहां बन गया H2O जो कि है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पर एटम्स खुश है क्योंकि एटम्स जब साथ में जुड़ेंगे तभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएंगे, तभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएंगे। और जब एटम्स साथ में मिलके एक पार्टिकल बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, उस पार्टिकल को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? उस पार्टिकल को हम बोलेंगे, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ वन और मोर एटम। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ वन, कुछ एटम्स, कुछ एटम। देखो मॉलिक्यूल का सिंपल मीनिंग समझो, अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल का सिंपल मीनिंग, अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है तो उसको तुम मॉलिक्यूल बोलोगे, उसको तुम मॉलिक्यूल बोलोगे। ज्यादातर एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो एटम्स
एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। मजा आया। अकेले मजा नहीं आ रहा था। अब एटम साथ में आ गए, साथ में आने के बाद वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, मजा आया। सो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए। यहां पर कुछ एटम्स ऐसे हैं, यहां पर कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि यहां पर कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं, जैसे एटम ऑफ नियॉन, एटम ऑफ आर्गन। ये नियॉन है, आर्गन है, ये जो एटम्स है वो अकेले एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा कोई पार्टिकल अगर एटम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है, ये एक्सेप्शन है, कुछ ही एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएंगे। सो ऐसा एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है उसको भी हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो भाई अगर मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बना है तो उसको हम बोलेंगे मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे मेरे भाई? मोनो एटमिक मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बना है तो। दूसरा डाई एटॉमिक, दूसरा डाई एटॉमिक मतलब अगर मॉलिक्यूल दो एटम्स को जोड़ के बना है तो उसको बोलेंगे हम डाई एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन को जोड़ के एक मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन हो गया, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम्स को जोड़ के, दो ऑक्सीजन के एटम्स को जोड़ के एक मॉलिक्यूल बन गया जिसको हमने बोला ऑक्सीजन, जिसको हमने बोला ऑक्सीजन। ठीक है। पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मतलब दो और दो से ज्यादा एटम्स को जोड़ के, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा एटम्स होंगे अगर मॉलिक्यूल में तो उसको हम बोलेंगे पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। तो यहां पर हमने एटम और मॉलिक्यूल का फंडा समझ लिया। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम समझेंगे कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स है, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है और उन पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उन पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है उन पार्टिकल्स की। हम कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैटर जिन पार्टिकल्स से बना है, हम उन मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला, उन पार्टिकल्स की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जिन पार्टिकल्स को जोड़ के मैटर बना है, जिन पार्टिकल्स को जोड़ के मैटर बना है, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इसमें कुछ और तुम्हें समझना नहीं है, बस इतना ही कि भाई पार्टिकल्स कैसे हैं। अगर मैटर पार्टिकल्स को जोड़ के बना है, ध्यान से सुनो, अगर मैटर पार्टिकल्स को जोड़ के बना है तो वो पार्टिकल्स कैसे हैं, तो वो पार्टिकल्स कैसे हैं हमें वो समझना है। तो भाई वो पार्टिकल्स दे आर एक्सट्रीमली टाइनी माय ब्रदर, वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कितने छोटे पार्टिकल्स है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो, इस टेस्ट ट्यूब में है मेरे पास पानी, इस टेस्ट ट्यूब में है मेरे पास पानी। अब ध्यान से देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। इस टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर पानी है, अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इस टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे एक छोटा सा क्रिस्टल, किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। अब यहां पर मैंने ले लिया है बहुत ही छोटा सा क्रिस्टल, तुम्हें कैमरे में नजर नहीं आने वाला, इतना छोटा क्रिस्टल मैंने यहां पर लिया है। अब ये छोटे से क्रिस्टल को मैं इतने से पानी में मिलाता हूं। अब देखो यहां पर कलर चेंज, उस छोटे से क्रिस्टल को मैंने इतने से पानी में मिला दिया तो यहां पर पूरे पानी का कलर हो गया चेंज, पूरे वाटर का कलर हो गया चेंज। अब यहां पर जो वाटर में कलर चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? यहां पर जो वाटर में कलर चेंज हुआ है वो एक छोटे से क्रिस्टल की वजह से हुआ है। वो एक छोटे से, तुम्हारे पेन का जो पॉइंट है ना मेरे भाई, तुम्हारे पेन का जो पॉइंट है ना, उससे भी छोटा क्रिस्टल लिया है मैंने। उस तुम्हारे जो पेन का पॉइंट है उससे भी छोटा क्रिस्टल लिया है। इतना छोटा क्रिस्टल, उसने इतना सारा पानी कलर कर दिया। और ये कलर किसकी वजह से है? ये कलर जो है वो उसी के पार्टिकल्स की वजह से है। हमने लिया पोटेशियम परमैंगनेट, हमने क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट, हमने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल इतने सारे पानी को क्या कर सकता है? इतने सारे पानी को कलर कर सकता है। मतलब उस छोटे से क्रिस्टल में उतने ज्यादा पार्टिकल्स थे, उतने ज्यादा पार्टिकल्स थे कि इतना सारा पानी कलर कर दे। समझ में आ रही है बात? अब दूसरा, अब इसमें से, अब ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, अगर इसमें से थोड़ा पानी मैं इस टेस्ट ट्यूब में मिलाऊं, इसमें से थोड़ा पानी मैं इस टेस्ट ट्यूब में मिलाऊं यहां पर, तो देखो इसमें भी कलर आ गया।
इसमें भी कलर आ गया। देखो, इसमें से थोड़ा सा पानी लिया मैंने, इसमें मिलाया, अब इसका कलर थोड़ा डल है, इसका कलर थोड़ा डल है, लेकिन लेकिन बात ये है, हमें समझना ये है, ये पानी भी, ये पानी भी दूसरी बार जो लिया हमने वाटर, वो वाटर भी हो गया कलर, वो वाटर भी हो गया कलर्ड। मतलब अभी भी भाई इतना इतना तुम्हारी पेन के पॉइंट से भी छोटा सा क्रिस्टल लिया था, उसमें इतने ज्यादा पार्टिकल्स है कि उसने दूसरी टेस्ट ट्यूब के पानी को भी कलर कर दिया, उसने दूसरी टेस्ट ट्यूब के पानी को भी कलर कर दिया। अब उसको तीसरी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। अब तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाला हमने, तीसरी टेस्ट ट्यूब के पानी को भी उसने कलर चेंज कर दिया, तीसरी टेस्ट ट्यूब के पानी को भी, उस पानी का भी कलर उसने कर दिया चेंज। अब चौथी टेस्ट ट्यूब लेते हैं मेरे भाई, अब लेते हैं अपन फोर्थ टेस्ट ट्यूब। फोर्थ टेस्ट ट्यूब, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में भी हम डालेंगे ये वाटर। अब फोर्थ टेस्ट ट्यूब का भी पानी, उसका भी कलर हो गया चेंज, उसका भी कलर हो गया चेंज। मतलब स्टेप बाय स्टेप उसका कलर डल होते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसका कलर डल होते जाएगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर सिंपल हमें नजर आएगा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब, थर्ड टेस्ट ट्यूब एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब। जैसे जैसे हमने डाइल्यूट करना शुरू किया वैसे वैसे इसका कलर डल हो रहा है। लेकिन बात यह हमें समझनी है कि फोर्थ टेस्ट ट्यूब में चौथी बार डाइल्यूशन करने के बाद भी, फोर्थ टाइम डाइल्यूशन करने के बाद भी उसमें कलर आ रहा है, मतलब उसमें कलर आ रहा है, मतलब उसमें अभी भी इतने ज्यादा पार्टिकल्स बचे हैं कि पूरे पानी को वो पिंक कर सके। हमने यही किया है, बार बार हमने डाइल्यूट किया, अभी भी यहां पर पानी पिंक कलर का नजर आ रहा है। मतलब इतना ज्यादा डाइल्यूट करने के बाद भी, इतना ज्यादा पानी मिलाने के बाद भी अभी भी उसमें इतने पार्टिकल्स है कि वाटर के कलर को चेंज कर पाए। मतलब तुम समझो एक छोटे से क्रिस्टल में कितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे कि इतना ज्यादा डाइल्यूट करने के बाद भी, बार बार पानी मिलाने के बाद भी उसमें अभी भी कलर आ रहा है, उसमें अभी भी पार्टिकल्स बचे हैं। So a small crystal of any salt, a small crystal of anything, it is made up of millions and billions and trillions number of particles। ये तुम्हें समझना है, ये इतने छोटे हैं, ये इतने छोटे हैं कि भाई एक छोटे से क्रिस्टल में भी मिलियंस के अमाउंट में वो पार्टिकल होते हैं, एक छोटे से क्रिस्टल में भी। समझो तुम ये चीज, समझ में आ रही है बात। सबसे पहले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है, इसलिए छोटे से क्रिस्टल में भी, छोटे से क्रिस्टल में भी लाखों करोड़ों पार्टिकल्स छोटे से क्रिस्टल में होते हैं, जो कि हमें आंखों से दिखते नहीं है। ये हो गई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें बनी हुई है, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें बनी हुई है, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें बनी हुई है, वो बनी हुई है पार्टिकल्स से, वो बनी हुई है पार्टिकल्स से। अब पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, अब पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तब पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी गैप छूटेगी। पार्टिकल्स के बीच में, यहां पर देखो, यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को जोड़ के, लेकिन ये पार्टिकल्स के बीच में अभी भी थोड़ी बहुत स्पेसेस है, पार्टिकल्स के बीच में अभी भी थोड़ी बहुत खाली जगह छूटी हुई है, पार्टिकल्स के बीच में अभी भी थोड़ी बहुत खाली जगह बची हुई है। इन्हीं इन्हीं स्पेसेस को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल, इंटर पार्टिकल, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इन्हीं को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है, राइट। सो पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जैसे तुम यहां पर एक दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल तुम ये समझो कि इन ये जो बोरिया है ना, ये जो बोरिया, उनको तुम समझो पार्टिकल, उनको तुम समझो पार्टिकल, ये जो बोरिया है उनको तुम समझो पार्टिकल, ठीक है। जब बोरिया रखेंगे हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उन बोरियों के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप छूट जाएगी, उन बोरियों के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप तो रहेगी कि एक चूहा घुस पाए उसके अंदर, कि उसके अंदर एक चूहा घुस पाए। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी जब जुड़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी जब जुड़ते हैं, तब उनके बीच में भी थोड़ी थोड़ी खाली स्पेस छूट जाती है, राइट। सो यही हम कह रहे हैं, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। सो पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जिन पार्टिकल्स को जोड़ के मैटर बना है, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली स्पेसेस है, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली स्पेसेस है। यहां पर दूसरी चीज, यहां पर ये इससे इससे पता है कौन सी प्रोसेस बढ़िया होती है? डिसोल्यूशन की प्रोसेस।
कौन सी प्रोसेस? डिसोल्यूशन की प्रोसेस। जैसे जैसे अगर तुम सॉल्ट को डिसॉल्व करो वाटर में, अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व करें वाटर में, व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करें, सो वाटर लेवल नॉट इंक्रीज। अगर यहां पर सॉल्ट लेने से पहले वाटर लेवल था इतना, ठीक है, वाटर लेवल था इतना, सॉल्ट को थोड़ा सा सॉल्ट लिया हमने, डिसॉल्व किया, सॉल्ट को डिसॉल्व करने के बाद भी वाटर लेवल सेम ही रहेगा, वाटर लेवल सेम ही रहेगा। समझो, एक कंटेनर में तुमने वाटर लिया, उसमें थोड़ा तुमने नमक मिलाया, उसको डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद क्या वाटर लेवल ऊपर आना चाहिए? वाटर लेवल ऊपर आना चाहिए, राइट? कोई चीज वाटर में मिलाई है तो वाटर लेवल ऊपर आना चाहिए। लेकिन यहां पर सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद हम देखेंगे, सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद हम देखेंगे कि वाटर लेवल उतना ही है, वाटर लेवल उतना ही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा क्यों होता है? जैसे तुमने इस कंटेनर में लिया वाटर, तुमने इस कंटेनर में लिया वाटर, वाटर के पार्टिकल्स को मैं कुछ ऐसी तरीके से दिखाऊंगा, ये हो गए वाटर के पार्टिकल्स, ये हो गए वाटर के पार्टिकल्स, ये हो गए वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है। अब वाटर के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। अब जब तुम इसमें सॉल्ट मिलाओगे, जब तुम इसमें मिलाओगे सॉल्ट, जब तुम इसमें सॉल्ट मिलाओगे, तब जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है ना, जब सॉल्ट के पार्टिकल्स एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। बेटा ध्यान से सुनो, जब सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व होंगे, तब सॉल्ट के पार्टिकल्स कहां जाएंगे? सॉल्ट के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करेंगे ये इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो जो सॉल्ट का पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, तो जो सॉल्ट का पार्टिकल है, क्या वो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? क्या सॉल्ट का पार्टिकल एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? नहीं। सॉल्ट का पार्टिकल जो इंटर पार्टिकल स्पेसिस है, सॉल्ट का पार्टिकल जो इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉल्ट का पार्टिकल जो इंटर पार्टिकल स्पेसिस है ना, वो उसी को ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? तो सारे सॉल्ट के पार्टिकल, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्ट को करेंगे डिसॉल्व, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे, तब सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स ये इंटर पार्टिकल स्पेसिस के बीच में चले जाएंगे, सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स ये इंटर पार्टिकल स्पेसिस के बीच में चले जाएंगे। इसकी वजह से वाटर लेवल कभी भी राइज नहीं होगा। वाटर लेवल कब राइज होगा? अगर सॉल्ट एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर सॉल्ट यहां पर वाटर के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस लेता, अपनी अपनी एक्स्ट्रा जगह बनाता, तब वाटर लेवल राइज होता। लेकिन यहां पर सॉल्ट के पार्टिकल एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, वो कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं? वो इंटर पार्टिकल स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है, जो स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है, जो स्पेस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी अवेलेबल है, सॉल्ट के पार्टिकल्स वहीं पे जा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, इसलिए डिसोल्यूशन के बाद भी वाटर लेवल राइज नहीं हो रहा। तो यहां पर यही चीज समझो, तुम यही चीज समझो, ये जो बोरी है ना, इस बोरी को तुम समझो वाटर पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल, ठीक है। वाटर के अंदर होंगे वाटर के पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स के बीच में है स्पेसेस, वाटर पार्टिकल्स के बीच में है स्पेसेस, वाटर पार्टिकल्स के बीच में है स्पेसेस, और इन स्पेसेस के बीच में चूहा घुस सकता है, इन स्पेसेस के बीच में चूहा घुस सकता है। तो यहां पर ये जो चूहा है ना, तुम उसको समझो सॉल्ट, तुम उसको समझो सॉल्ट। तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जैसे बोरियों के बीच की जगह में एक चूहा घुस सकता है, वैसे ही वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स भी एकोमोडेट कर सकते हैं। इसकी वजह से डिसोल्यूशन के बाद भी वाटर लेवल राइज नहीं होता। तो ये टॉपिक हमने किया कंप्लीट। कौन सा? पार्टिकल्स है और स्पेसेस बिटवीन देम। सो ये हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स की अब देखते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पार्टिकल्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, हां, यहां पर एक और चीज है। अब यहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेसेस बहुत कम होगी, लिक्विड के बीच में पार्टिकल्स में स्पेसेस ज्यादा होगी, और यहां पर गैस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस होगी। ये हमें कंपैरिजन देखना है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थोड़ी ज्यादा होती है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस जगह ही जगह है भाई, जगह ही जगह है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। सारे पार्टिकल्स मैटर में हमेशा मोशन में है। जैसे यहां पर
ये रिमोट के पार्टिकल्स, क्या ये रिमोट के पार्टिकल्स भी के अंदर भी कुछ मोशन हो रहा है? यस। क्या यहां पर ये वाटर के पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल्स के अंदर भी कुछ मोशन हो रहा है? यस। गैस के पार्टिकल्स तो तुम्हें पता है मूव हो रहे हैं, एक जगह अगरबत्ती जलाओगे उसके पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? सो वही पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, रैंडम मोशन है, कोई उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लेकिन क्या उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स है? नहीं। एक सिंपल चीज समझाता हूं मैं तुम्हें, एक सिंपल स्टोरी बताता हूं, बस तुम उसको आंख बंद करके सुनो, आंख बंद करके सुनो, तुम्हें पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आंख बंद करके समझो कि तुम 100-200 लोग, उसमें से तुम भी एक हो। 100-200 लोग एक अंधेरे कमरे में बंद है रात के समय। 100-200 लोग एक अंधेरे कमरे में बंद है रात के समय। अब उस कमरे में लाइट चली गई, अंधेरी रात है, कुछ नहीं दिख रहा, राइट? अब क्या हुआ, उस कमरे में अंधेरी रात है, कुछ किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 200 लोग हैं भाई वहां पर, मान लो 200 लोग हैं। अब वहां पर एक जने ने अफवाह फैलाई कि भाई सांप आ गया, सांप आ गया। तो भाई भगदड़ मच जाएगी, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, किसको क्या दिख रहा है? 200 लोग हैं एक हॉल में, किसने बोला भाई सांप आया, सांप आया, तो लोग तो इधर उधर भागने लगेंगे, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक पीछे जाएगा, एक आगे जाएगा। इसमें से कोई इधर जा रहा था, टकरा के वापस इस साइड आएगा, इसमें से कोई उधर जाएगा, टकरा के पीछे जाने लगेगा। सो वैसे उस टाइम पे कैसे लोग रैंडम मोशन करेंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई साइड में जा रहा है, इधर जा रहा है, वैसे ही पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनमें भी रैंडम मोशन चलता है। उनके पार्टिकल्स भी रैंडमली इधर उधर मूव होते रहते हैं, उनके उनके उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उनकी मोशन की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। समझ आ रही है बात? ये समझो तुम, यहां पर समझो, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स इन जिगजैग मैनर, मूवमेंट इज इन जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर मतलब ऐसे, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली पार्टिकल्स कहीं भी मूव करेंगे। जैसे परफ्यूम स्प्रेड्स इन अ रूम, अगर यहां पर एक रूम फ्रेशनर से, मतलब यहां पर देखो, यहां पर एक रूम फ्रेशनर से, यहां पर अपने पास एक रूम फ्रेशनर है, ठीक है? अब इस रूम फ्रेशनर से यहां पर ऐसे गैस निकलेगी, जब रूम फ्रेशनर से, जैसे इस रूम फ्रेशनर को ऐसे दबाऊंगा, इसमें से आउट, ये अगर रूम फ्रेशनर से गैस निकल रही है तो अब पूरे रूम में उसकी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मोशन में है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मोशन में है। जब तक वो पार्टिकल्स मूव करेंगे तब तक वो पार्टिकल्स फैलते रहेंगे, वो पार्टिकल्स फैलते रहेंगे। तो एक जगह से वो पूरी स्मेल हर जगह फैल जाएगी। जैसे यहां पर देखो, अगर तुम लोगों ने खिड़की से धूप आते हुई देखी हो तो उसमें डस्ट पार्टिकल कैसे मतलब मूव होते हैं, डस्ट पार्टिकल कैसे मूव होते हैं? तो मैटर में पार्टिकल्स भी इसी तरीके से मूव होते हैं, पार्टिकल्स मूव रैंडमली, पार्टिकल्स में रैंडम मोशन तुम्हें देखने को मिलेगा। यहां पर एक और चीज समझनी है, यहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है लेकिन बहुत कम। सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट कर पाएंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहकर सिर्फ वाइब्रेट कर पाएंगे, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स, जैसे सॉलिड के पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है? लिक्विड के पार्टिकल्स एक लिमिटेड स्पेस में मूव हो पाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव होंगे एक लिमिटेड स्पेस में। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स है, गैसेस के पार्टिकल्स में कोई लिमिट नहीं है, गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी मूव हो सकते हैं, वो कहीं भी भाग सकते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स, उनमें कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे कम मोशन होगा सॉलिड में, फिर लिक्विड, और सबसे ज्यादा मोशन होगा गैसेस में। ये तुम्हें समझनी है बात। अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो अट्रैक्शन का मतलब है पास आना, अट्रैक्शन का मतलब है पास आना। समझ में आ रही बात? तो यहां पर कौन सा फोर्स है? पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर, कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में, हर एक पार्टिकल के बीच में, हर एक पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन मतलब पास आना, या तो किसी के पास जाना या तो किसी को पास लाना, उसको बोलेंगे हम अट्रैक्शन, या किसी से क्लोज होना। तो ऐसा फोर्स जो पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, मतलब हर पार्टिकल
के पास एक ऐसा फोर्स है, हर पार्टिकल के पास एक ऐसा फोर्स है जो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच के लाए। हर पार्टिकल्स के पास एक ऐसा फोर्स है जो दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ खींच के लाए, राइट। सो हर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सारे पार्टिकल्स के पास एक ऐसा फोर्स है कि वो सारे पार्टिकल्स हर एक दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, अपनी तरफ पुल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? उसको कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अगर मैं कुत्ता लवर हूं, इफ आई एम अ डॉग लवर, तो वहां पर कुत्ता खड़ा है, तो मैं कुत्ते को देख के अट्रैक्ट हो रहा हूं, मुझे बढ़िया लग रहा है कुत्ते को देख के, वाह सच अ नाइस डॉग, तो मैं कुत्ते की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। तो या तो मैं कुत्ते की तरफ जाऊंगा, या तो मैं कुत्ते को मेरी तरफ बुलाऊंगा और कुत्ते को ऐसे हक कर लूंगा, अरे वाह क्या मेरे कुत्ते। समझ में आ रही है बात? दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स को पास में लाए, ऐसा अट्रैक्शन जो पार्टिकल को पास में लाए। सो दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ बुला रहा है। ये पार्टिकल इसको बोलेगा तू मेरी तरफ आ, ये पार्टिकल इसको बोलेगा भाई तू मेरी तरफ आ, तो दोनों पार्टिकल साथ में रहेंगे। समझ में आ रही है बात? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब पार्टिकल्स ज्यादा पास में रहेंगे। लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, मतलब पार्टिकल्स थोड़े दूर रहेंगे। गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, राइट। गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखो, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स को पास लाने वाली शक्ति। यहां पर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लिक्विड में स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, मॉडरेट मीडियम, उतना ज्यादा लगाव नहीं है कि आ जाए, ठीक है। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, मतलब गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। कैसा? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। समझो कि मुझे प्यास लगी है, समझो कि मुझे प्यास लगी है और इस ग्लास में एक बूंद पानी है। क्या ये एक बूंद पानी होने के बाद भी क्या वो मेरी प्यास बुझा पाएगा? नहीं। वैसे ही गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो भी ना के बराबर है, बहुत वीक है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। गैस के पार्टिकल्स को इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। तुमने वो मेंढक वाली कहानी सुनी है? मेंढक में क्या होता है, अगर कुएं में मेंढक होता है तो यहां पर एक मेंढक है, अगर दूसरा मेंढक भागने की कोशिश कर रहा है, अगर दूसरा मेंढक भागने की कोशिश कर रहा है तो ये नीचे वाला मेंढक उसकी टांग खींच के उसको अपनी तरफ बुला लेगा, राइट। अगर कोई मेंढक भागने की कोशिश कर रहा है तो बाकी मेंढक उसकी टांग खींच के उसको नीचे की तरफ ले आएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स के बीच में भी एक ऐसी फोर्स है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने पास रखे, दूसरे पार्टिकल्स को अपने पास रखे, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पानी में उंगली घुमाना बड़ा आसान है, पानी में उंगली घुमाना बड़ा आसान है, लेकिन हनी के अंदर उंगली घुमाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हनी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि हनी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के जाने में एनर्जी लगेगी, ठीक है। दूसरा, चौक को तोड़ो और एक पत्थर को तोड़ो, ठीक है। कौन सी चीज को तोड़ना आसान है? चौक को तो तुम ऐसे तोड़ सकते हो, क्या तुम पत्थर को ऐसे करके तोड़ सकते हो? पत्थर को तोड़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि पत्थर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पत्थर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है कि इसको, इस अट्रैक्शन को, इस बंधन को, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बंधन वाला फोर्स, प्यार का बंधन बहुत ज्यादा है। तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वहां पर पार्टिकल्स के बीच को, पार्टिकल्स को तोड़ने में मुश्किल होगी। ये फोर्स बहुत ज्यादा है जो उनको पास रख रहा है, तो अगर उनको तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। देखो, एयर में रनिंग करना आसान है, एयर में रनिंग करना आसान है, लेकिन अगर वाटर में रनिंग करोगे तुम, थोड़ा थोड़ा अगर पानी है, इधर तक पानी है, तुम उसमें रनिंग कर रहे हो, तो पानी में रनिंग करना मुश्किल है, पानी में तुम्हारी स्पीड हो जाएगी स्लो, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हमें एनर्जी लगेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। तो यहां पर वाटर में रनिंग करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव और अधेसिव फोर्स है क्या? बहुत सिंपल चीज है। जैसे यहां पर देखो, इस ग्लास में है वाटर, इस ग्लास में क्या है? वाटर। अगर सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वाटर
अगर वाटर पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स के बीच में, अगर वाटर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ध्यान से समझो, अगर सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे ये वाटर हो गया, वाटर हो गया। अब वाटर के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन, मतलब वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। दूसरा अधेसिव फोर्स क्या है? अधेसिव फोर्स मतलब दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर यहां पर वाटर पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स है और वाटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं ग्लास के पार्टिकल्स की तरफ, वाटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं ग्लास के पार्टिकल्स की तरफ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम अधेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे हम? अधेसिव फोर्स। मतलब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिंपल है। जैसे यहां पर ये देखो, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जब तक सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो उसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। लेकिन वाटर पार्टिकल और ग्लास के पार्टिकल, वाटर पार्टिकल और ग्लास के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको कहेंगे हम क्या? उसको कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स। उसको कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स। सिंपल तुम समझो एक चीज, सिंपल तुम लोग एक चीज समझो कि भाई, समझो कि यहां पर एक कुत्ता है, समझो कि एक है कुत्ता, ठीक है, एक है यहां पर कुत्ता, एक यहां पर है कुत्ता। अगर इस कुत्ते की दोस्ती कुत्तों के साथ ही हो रही है, अगर इस कुत्ते की दोस्ती कुत्तों के साथ ही हो रही है तो इसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। इसको बोलेंगे हम क्या? इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। अगर कुत्ते की दोस्ती कुत्ते से ही हो रही है तो उसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर इस कुत्ते की दोस्ती किसी बिल्ली के साथ हो रही है, अगर ये कुत्ते की दोस्ती किसी बिल्ली के साथ हो रही है, राइट, अगर कुत्ते की दोस्ती किसी बिल्ली के साथ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स। इसको हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स। मतलब अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर से अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स। लेकिन सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में, सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कोहेसिव फोर्स। बड़ी ही सिंपल चीज है यहां पर। जैसे वाटर पार्टिकल का वाटर पार्टिकल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्स हो जाएगा, और वाटर पार्टिकल का ग्लास के पार्टिकल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? अधेसिव फोर्स। तो हम बढ़ेंगे आगे, हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। जैसे वाटर स्टिक्स टू ग्लास, क्या हो गया? अगर इस टेस्ट ट्यूब में मैं पानी लूं, इस टेस्ट ट्यूब में पानी है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में पानी है, सारा पानी मैं नीचे गिरा दूं, फिर भी इस टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे थोड़ा पानी है, इस टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे थोड़ा पानी बचा होगा। ध्यान से देखो क्या बचा है। क्या इस टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे थोड़ा बहुत पानी बचा है? दिख रहा है, राइट। सो ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे पानी क्यों चिपका रहा? बिकॉज ऑफ अधेसिव फोर्स, बिकॉज ऑफ अधेसिव फोर्स। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे के टॉपिक पे। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो भाई, उसके पहले पानी भी लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहां पर स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास कितने हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें वाटर की, वाटर की कौन से पार्टिकल से बना हुआ है?
वाटर बना हुआ है H2O से, वाटर कौन से पार्टिकल से बना हुआ है? H2O, ठीक है। दूसरा, अब ये जो वाटर है, वाटर सेम पार्टिकल एक टाइम पे तुम्हें लिक्विड फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, जिसको हम पानी वाटर कहते हैं। सेम वाटर का पार्टिकल तुम्हें सॉलिड फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, सेम वाटर का पार्टिकल तुम्हें सॉलिड फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं आइस। सेम वाटर का पार्टिकल तुम्हें गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, सेम वाटर का पार्टिकल तुम्हें गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर। मतलब देखो, पार्टिकल्स तो सेम ही है, लेकिन एक टाइम पे वो सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक टाइम पे वो लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, एक टाइम पे वो गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो कौन से ऐसे फैक्टर है, मतलब सेम पार्टिकल गैस भी हो सकता है, सेम पार्टिकल लिक्विड भी हो सकता है, सेम पार्टिकल सॉलिड भी हो सकता है, तो बेटा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि भाई पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में अरेंज होंगे, पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में अरेंज होंगे, या पार्टिकल्स जाके गैस बनेंगे? हमें सबसे पहले यह देखना है द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर्स डिसाइडिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो भाई कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन से ऐसे परिबल है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि डिसाइड करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स सॉलिड बनेंगे, पार्टिकल्स ज्वाइन होकर लिक्विड बनेंगे, या पार्टिकल्स ज्वाइन होकर गैस बनेंगे? सबसे पहले हमें यह देखना है। देखो यहां पर 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर? सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा फैक्टर जो कि डिसाइड करता है स्टेट ऑफ मैटर, वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, पार्टिकल्स के बीच की जगह, पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दूसरा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, तीसरा फैक्टर है मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा फैक्टर है मूवमेंट्स। हमने ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, और पार्टिकल्स मूव भी करते हैं, सो यही 3 कैरेक्टरिस्टिक, यही 3 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगी, यही 3 फैक्टर डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। इसी से डिसाइड होगा कि पार्टिकल्स सॉलिड बनेंगे, पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में अरेंज होंगे, या पार्टिकल से गैस बनेगी। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब यहां पर एक चीज समझो कि एक रिलेशन मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है, एक रिलेशन मैं तुम्हें समझाता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब पता है, फोर्स दैट होल्ड पार्टिकल टुगेदर, ऐसा फोर्स जो पार्टिकल्स को पास में लेके आए, ऐसा फोर्स जो पार्टिकल्स को पास में लेके आए, ठीक है, ऐसा फोर्स जो पार्टिकल्स को पास में लेके आए। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है, ये फैक्टर भी डिसाइड करता है स्टेट ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स के बीच की जो खाली जगह है, पार्टिकल्स के बीच में ये जो खाली जगह है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो अब यहां पर देखो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब यहां पर देखो सिंपल चीज है, अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझना, अगर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगी। सिंपल चीज है, अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जगह कम होगी, सो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लेस डिस्टेंस, मतलब लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स के बीच में दूरी कम है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम है। वैसे ही यहां पर अगर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होगी, यहां पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन कम है, तो पार्टिकल्स के बीच में होगी स्पेस, सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, अब हम समझते हैं कि विच फैक्टर्स डिसाइड, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहां पर, विच फैक्टर्स डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले सॉलिड में क्या होगा भाई? सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आराम से समझना, सॉलिड में क्या है? पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सिंपल समझो, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है,
अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस मिलेगी? मिलेगी, लेकिन बहुत कम। यहां पर सॉलिड में अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नेग्लिजिबल है। जैसे तुम बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में खड़े हो, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में खड़े हो, तो वहां पर स्पेस बहुत कम है, लेकिन वहां पर उतनी सी स्पेस होगी कि एक सिक्का नीचे गिर पाए। समझ में आ रही है बात? सो वैसे ही यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड के केस में अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेसेस है, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस इतनी कम है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस इतनी कम है कि यहां पर पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाते, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाते। तुम समझो कि तुम स्टेशन पे गए हो, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है, एकदम मतलब घुसे पड़े हैं लोग एक दूसरे में, बहुत ज्यादा भीड़ है। तुम एकदम सेंटर में हो, भीड़ है पूरी, तुम एकदम सेंटर में हो, पार्टिकल्स मतलब सारे लोग एकदम पास पास में है, तुम एकदम बीच में हो, तुम्हें जाना है वॉशरूम, भयंकर प्रेशर आ रहा है, तुम्हें जाना है वॉशरूम। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या अपनी पोजीशन से आराम से हिल पाओगे? आसपास भाई घुसे पड़े हैं, भाई लोग घुसे पड़े हैं, मुंबई लोकल लोकल ट्रेन में देखो, मेट्रो ट्रेन में देखो, घुसे पड़े हैं लोग। अगर उसमें बीच में से निकल के तुम्हें वॉशरूम में जाना है, क्या आसान रहेगी ये चीज? नहीं रहेगी। सॉलिड के केस में भी यही है। फिर से अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम है। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस इतनी कम है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाते, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाते। बस वो अपनी जगह पर रह के वाइब्रेट कर सकते हैं, बस वो अपनी जगह पर रह के वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सॉलिड में हमेशा शेप और वॉल्यूम, सॉलिड में हमेशा शेप और वॉल्यूम दोनों रहते हैं फिक्स्ड, दोनों रहते हैं फिक्स्ड, क्योंकि भाई पार्टिकल्स अपनी जगह कभी चेंज नहीं करेंगे। इसलिए पार्टिकल सॉलिड का शेप एकदम फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अगर पार्टिकल्स ने मोशन स्टार्ट कर दिया तो भाई सॉलिड का शेप चेंज होने लगेगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम लिक्विड की तरफ। लिक्विड में क्या है? लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन तो है, देखो अट्रैक्शन तो है लेकिन कम है, अट्रैक्शन तो है लेकिन कम है। अट्रैक्शन कम होने के कारण पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। लिक्विड में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो है लेकिन अट्रैक्शन वीक है, अट्रैक्शन थोड़ा कम है। सो अट्रैक्शन तो है लेकिन थोड़ा कम है। तो कम अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है तो पार्टिकल्स के पास मूव करने की एबिलिटी है, तो पार्टिकल्स के पास मोशन करने के लिए जगह अवेलेबल है। सो यहां पर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक है, उस वजह से लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होने के कारण लिक्विड के पार्टिकल्स इधर उधर मूव हो पाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स इधर उधर मूव हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई किसकी बात? लिक्विड की बात हो गई। बट लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करेंगे लेकिन लिमिटेड स्पेस में मूव करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करेंगे लेकिन लिमिटेड स्पेस में। क्यों? क्योंकि अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, अट्रैक्शन वीक है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको पार्टिकल्स को भगा ही देगा। पार्टिकल अगर ज्यादा दूर जाएगा तो अट्रैक्शन की वजह से वापस भी आ सकता है, राइट। यही चीज है। गैसेस में क्या है? गैसेस में अट्रैक्शन बहुत कम है, गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, ना के बराबर है पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन। सो गैसेस में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, गैसेस में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। अगर पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे तो पार्टिकल्स आसानी से मूव कर पाएंगे, पार्टिकल आसानी से मूव कर पाएंगे। सो गैसियस पार्टिकल्स कैन मूव एनीवेयर। वहां पर मैं अगरबत्ती जलाऊंगा उस कोने में तो वहां से स्मेल मुझे यहां तक आएगी। क्यों? क्योंकि भाई वो गैस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो पार्टिकल्स कहीं भी घूम सकते हैं, वो पार्टिकल्स कहीं भी घूम सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यही चीज है। तो यही तीन फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई कोई चीज है वो सॉलिड रहेगी, लिक्विड रहेगी या गैस रहेगी। कौन चीज है? अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात? बस इतनी चीज तुम समझ लो। जो अब पढ़ेंगे हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज और गैस की प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज है ना, बस इन्हीं चीजों पे डिपेंड है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल स्पेसेस और मूवमेंट, इन्हीं तीन चीजों पे
सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कैसे हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, सॉलिड है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट तुम्हें पता है क्या है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम है। सो सॉलिड हैज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड। अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक होने से क्या होगा, इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव। मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, क्यों? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, वहां पर मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं है। समझो, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण वो क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक होने के कारण वो एक दूसरे में इतने ज्यादा घुसे पड़े हैं कि बीच में जगह ही नहीं बची, बीच में स्पेस ही नहीं है। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो पार्टिकल्स मूव कैसे कर पाएंगे? तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाएंगे, राइट? दे सिंपली वाइब्रेट। बस पार्टिकल अपनी जगह पर थोड़ा वाइब्रेट कर पाएंगे, लेकिन अपनी पोजीशन छोड़ के मूव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से क्या है, पार्टिकल्स में, सॉलिड में शेप और वॉल्यूम, पार्टिकल्स में शेप और वॉल्यूम दोनों रहेंगे फिक्स्ड। पार्टिकल्स में शेप और वॉल्यूम दोनों रहेंगे फिक्स। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, स्पेस बहुत कम, क्लोजली पैक्ड है, स्पेस बहुत कम है, तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर पाएंगे। पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे तो भाई पार्टिकल मतलब सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों रहेंगे फिक्स्ड, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर ये ग्लास है, अगर ये ग्लास से बना हुआ है टेस्ट ट्यूब, इसको मैं कंप्रेस करने जाऊंगा तो खट करके वो टूट जाएगा, राइट? सो सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ही नहीं है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड की तरह सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। क्यों? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतना है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कहीं नहीं जाने देगा। ठीक है, फ्लो करने के लिए पार्टिकल्स का फ्री होना जरूरी है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज कर पाए। यहां पर पार्टिकल पोजीशन चेंज ही नहीं कर पा रहे तो फ्लो भी नहीं कर पाएंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो भी नहीं करेंगे। आगे, सॉलिड इज हाईली डेंस। सॉलिड इज हाईली डेंस। डेंसिटी सॉलिड में ज्यादा क्यों है? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। नेक्स्ट, सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट ओनली ऑन द बेस। अगर सॉलिड्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे हाथ पे अगर ये बॉटल रखूं, ये बॉटल है, ये सॉलिड है, मैं मेरे हाथ पे बॉटल रखूं तो इसका प्रेशर मुझे नीचे की डायरेक्शन में फील होगा, मेरे हाथ पे नीचे की डायरेक्शन में फील होगा। मतलब सॉलिड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, यही है अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट ऑन द बेस। मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड में अपने बेस पे ही सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, सॉलिड हैज लो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या? एक्सपांशन मतलब तुम्हें पता है कि एक्सपांड होना, एक्सपांशन मतलब तुम्हें पता है कि एक्सपांड होना। मतलब कोई भी चीज हीट होगी, अगर हीट की वजह से एक्सपांशन हो रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने की वजह से एक्सपांशन हो रहा है, उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम थर्मल एक्सपांशन। जैसे तुमने दूध को बॉईल करने के लिए रखा तो हीट की वजह से वो एक्सपांड होता है ना, ऊपर की तरफ आता है ना, तो उसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। हीट की वजह से एक्सपांशन हो रहा है तो वो होगा थर्मल एक्सपांशन। तो यहां पर देखो, सॉलिड में थर्मल एक्सपांशन होता है लेकिन थर्मल एक्सपांशन कम होता है। सॉलिड में थर्मल एक्सपांशन होता है, सॉलिड को भी हीट करोगे तो वो भी उनकी साइज इंक्रीज होगी, लेकिन उतनी ज्यादा उनकी साइज हमें दिखेगी नहीं, राइट? तो सॉलिड में भी थर्मल एक्सपांशन होगा लेकिन वो थोड़ा कम होगा, अगर ये सॉलिड है, इसको हम हीट करेंगे तो उसकी साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज हो जाएगी, इसी को बोलेंगे थर्मल एक्सपांशन। और सॉलिड्स में थर्मल एक्सपांशन थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को की तरफ बढ़ते हैं, सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। सॉलिड्स बहुत सख्त होते हैं, राइट? फिर भी सॉलिड्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि सॉलिड को पीट पीट के हम उसकी शीट भी बना सकते हैं। मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, मेटल्स भी तो सॉलिड है, उनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज है कि उनको पीट पीट के हम उसमें से थीन शीट भी बना सकते हैं और उनको स्ट्रेच करके हम उनमें से वायर भी बना सकते हैं।
कुछ सॉलिड्स के पास ऐसी प्रॉपर्टीज रहेगी, किसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज रहेगी कि उनमें से थिन शीट बना ले या उसको स्ट्रेच करके वायर बना ले। मेटल्स के पास कांच भी सॉलिड है, उसको पीटने जाओगे वो टूट जाएगा। समझ में आ रही है बात। दूसरा, सॉलिड डज नॉट डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड्स। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग। जैसे जैसे यहां पर देखो, ये वाटर है, ठीक है, इस पे मैंने कलर्ड वाटर डाला, तो दोनों क्या हुए? दोनों इंटरमिक्स हुए। दोनों क्या हुए? इंटरमिक्स हुए। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अगर सॉलिड्स को पास रखोगे तो क्या सॉलिड में इंटरमिक्सिंग होगा? अगर सोना और लोहा, आयरन और गोल्ड दोनों साथ में रखेंगे तो क्या आयरन गोल्ड में चला जाएगा और गोल्ड आयरन में चला जाएगा? ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। तो सॉलिड में कभी डिफ्यूजन भी नहीं होगा। सॉलिड में कभी डिफ्यूजन भी नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज किसकी हो गई? सॉलिड की हो गई। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सबसे पहली प्रॉपर्टी, बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन कम है। सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। यहां पर अट्रैक्शन कम है लिक्विड में। अट्रैक्शन कम होने के कारण पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, पार्टिकल्स क्लोजली नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर कम है तो पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है। पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है तो क्या है? यहां पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होने के कारण पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो पाएंगे। पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो पाएंगे। पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो पाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। लेकिन पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे। लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव बट ओनली इन अ लिमिटेड स्पेस, बट ओनली इन अ लिमिटेड स्पेस। लिक्विड के पार्टिकल मोशन कर पाएंगे लेकिन लिमिटेड स्पेस में। कैसे? सिंपल समझो तुम, सिंपल समझो तुम कि भाई लिक्विड में क्या है, समझो कि एक इंसान है, ठीक है, इसके पास है एक डॉग, इसके पास है एक डॉग। सॉलिड में क्या है? सॉलिड में इन दोनों के बीच में इतना अट्रैक्शन है कि वो डॉग को गले से लगा के रखेगा, कुत्ते को गले से लगा के रखेगा, तो कुत्ता क्या मुंह कर पाएगा? इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कुत्ते और इंसान के बीच में कि वो कुत्ते को गले पर लगा के रख रहा है। इतना ज्यादा अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन ज्यादा होने से मोशन नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा इंसान लेते हैं, हम दूसरा इंसान लेते हैं जिसको कुत्ते से लगाव है लेकिन थोड़ा कम है, ठीक है। उसको लगा यार कुत्ता है, थोड़ा गंदा है, तो उसको थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा लगाव नहीं है। तो वो क्या करेगा? जो कुत्ता है, वो कुत्ता है डॉग, कुत्ता थोड़ा बना देता हूं मैं यहां पर। तो यहां पर ये जो कुत्ता है, यहां पर ये जो कुत्ता है वो उस कुत्ते के गले में पट्टा बांध के रखेगा, ठीक है, उस कुत्ते के गले में पट्टा बांध के रखेगा। तो यहां पर अट्रैक्शन कम है, यहां पर अट्रैक्शन कम है। कुत्ता मूव कर सकता है, कुत्ते के गले में पट्टा है, कुत्ता मूव कर सकता है लेकिन लिमिटेड स्पेस में, लेकिन लिमिटेड स्पेस में। तो ये किसका केस हो गया? लिक्विड का केस हो गया। लिक्विड का केस हो गया कि भाई पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन खत्म नहीं हो गया, अट्रैक्शन है लेकिन कम है। उसकी वजह से पार्टिकल्स मूव तो कर पाएंगे, जैसे कुत्ता मूव कर पाएगा, लेकिन उसकी रस्सी इंसान के साथ बंधी हुई है तो कुत्ता मूव कर पाएगा लेकिन इन अ लिमिटेड स्पेस, इन अ लिमिटेड स्पेस। जैसे तुम देखो यहां पर ये कुत्ता देखो, ये घर के अंदर मूव कर सकता है, घर के अंदर जहां चाहे वहां मूव कर सकता है वो, लेकिन घर के बाहर वो नहीं जा सकता। ये कुत्ता घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि घर के बाहर खूंखार कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, वो इसको फाड़ के खा जाएंगे। समझ में आ रही है बात? सो लिक्विड्स का भी यही है, लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव बट इन अ लिमिटेड स्पेस। जैसे तुम्हारे स्कूल में छुट्टी होगी, नहीं छुट्टी नहीं, ब्रेक, लंच ब्रेक, तो तुम अपने क्लास के बाहर निकल के कहीं भी जा सकते हो, लेकिन स्कूल के अंदर, स्कूल प्रीमाइसेस में ही रहोगे तुम, स्कूल का कैंपस छोड़ के नहीं जाओगे। तो यू कैन मूव, जब तुम्हारा ब्रेक चल रहा है तब स्कूल के अंदर तुम मूव कर सकते हो लेकिन स्कूल कैंपस के बाहर नहीं। सो सेम थिंग इज अप्लाइड इन द केस ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव बट ओनली इन अ लिमिटेड स्पेस, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफाइनाइट शेप। लिक्विड के पास वॉल्यूम फिक्स्ड है, लिक्विड के पास वॉल्यूम फिक्स है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लिक्विड के पास वॉल्यूम फिक्स है, अब यहां पर देखो
तुम समझो कि यहां पर 50 ml वाटर है, इस 50 ml वाटर को मैंने इस ग्लास में डाला, तो क्या हुआ, ये भी 50 ml ही होगा, ये भी कंटेनर चेंज होने के साथ वॉल्यूम सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, शेप चेंज होगा, क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगा, राइट। यहां पर उसका शेप अलग है, राइट, इसमें डाल दिया, इसका शेप अलग हो जाएगा। सो लिक्विड्स में, लिक्विड्स कंटेनर के साथ शेप चेंज करते हैं, लेकिन लिक्विड अपना वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करेंगे, लिक्विड कभी अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे। अगर ये 50 ml है तो किसी भी कंटेनर में डाल दो, ये 50 ml ही रहेगा। सो लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। उसको जिस कंटेनर में डालोगे लिक्विड को, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड्स कंटेनर का शेप ले लेंगे। जैसे यहां पर ये कॉनिकल शेप ले लिया, यहां पर सिलिंड्रिकल शेप ले लिया, जैसे जैसे कंटेनर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसका शेप चेंज होता जाएगा। नाउ लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स आसानी से बह सकते हैं, लिक्विड्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तुम्हें दिख रहा है, लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली, राइट, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है लिक्विड्स आर लेस रिजिड, लिक्विड्स आर लेस रिजिड। समझो भाई, तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम्हें मारने आ रहा है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक बर्फ पड़ा है तुम्हारे पास और एक ग्लास में पानी है, उसको तुम्हें भगाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम बर्फ लेके मारोगे या तुम उसके ऊपर पानी फेंकोगे, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, बर्फ लेके मारो। समझ में आ रही है बात। सो वही चीज है, लिक्विड्स आर लेस रिजिड, सॉलिड्स बहुत सख्त है, लिक्विड्स उतने ज्यादा सख्त नहीं है। नेक्स्ट है लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब अब यहां पर इस चीज को समझते हैं, लिक्विड्स जैसे एक कंटेनर में मैंने लिक्विड रखा है, सो लिक्विड्स हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब इस कंटेनर में मैं बनाता हूं, इस कंटेनर में मैं बनाता हूं 4 होल, इस कंटेनर में मैं बनाता हूं 4 होल, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में इस कंटेनर में मैं बनाता हूं 4 होल, इसमें भरूंगा मैं पानी, इस कंटेनर में बनाया मैंने 4 होल, ठीक है। ओ ये तो फट गया। तो अगर कोई भी कंटेनर ले लूं, चलो दूसरा मैं ग्लास चेंज कर देता हूं, इसमें मैंने बनाए 4 होल, 1 2, यहां पर 2 3 4 और यहां पर 5, मैंने 5 होल्स बना दिए एक बॉटम में, चारों डायरेक्शन में 4 होल और 5। तो यहां पर लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब अगर मैं इसमें लिक्विड भरूंगा तो पानी हर डायरेक्शन से निकलना चाहिए। यहां पर पानी हर डायरेक्शन से क्या निकल रहा है, क्या पानी हर डायरेक्शन से निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है, साइड से भी निकल रहा है, वाटर नीचे से भी निकल रहा है और साइड से भी निकल रहा है, मतलब सारी साइड्स में लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। बॉटम पे भी लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में लिक्विड विल एक्सर्ट प्रेशर, ये तुमने चीज प्रैक्टिकली देख ली, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे, अब बढ़ेंगे आगे। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, लिक्विड शो ग्रेटर थर्मल एक्सपांशन देन सॉलिड, लिक्विड में थर्मल एक्सपांशन ज्यादा होगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये तुमने दूध को बॉईल करने के लिए रखा, ठीक है, तो गर्म करोगे तो वो दूध ऊपर आएगा ना, एक्सपांड होगा, तो लिक्विड का थर्मल एक्सपांशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, लिक्विड्स को भी तुम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड की तरह। नेक्स्ट, लिक्विड्स टेंड टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन, लिक्विड के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना सरफेस एरिया कम कर पाए, अपना सरफेस एरिया कम कर पाए। अभी एक चीज मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर पॉसिबल ही नहीं है उस एंगल से दिखाना। क्या, जैसे अगर तुम किसी कांच पे या टेबल पे तुम थोड़ा पानी गिराओ, तुम टेबल पे थोड़ा सा पानी गिराओ, तो वो पानी ना अपने आप को समेटने लगेगा, अपने आप का अपना एरिया कम करने लगेगा। सिंपल, तुम अभी एक काम करो, बॉटल में से पानी लो, थोड़ा पानी नीचे गिराओ, तो क्या होगा, वो लिक्विड ना अपना सरफेस एरिया कम करने लगेगा, लिक्विड अपने आप वो समेटने लगेगा अपने आप को। इसी टेंडेंसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, कि लिक्विड के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपना सरफेस एरिया कम कर पाए, वो अपना सरफेस एरिया कम कर पाए, वो फैल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास एक ऐसी टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो अपना सरफेस एरिया कम कर पा रहे हैं, और उसी टेंडेंसी को कहते हैं हम सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब सिंपल, लिक्विड अपना सरफेस एरिया कम कर सकते हैं, लिक्विड अपना सरफेस एरिया कम कर सकते
है। इसी टेंडेंसी की वजह से जो लिक्विड की ड्रॉप्स भी बनती है वो स्फेरिकल बनती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिक्विड्स की ड्रॉप स्फेरिकल क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, कि लिक्विड को अपना सरफेस एरिया कम करना है, लिक्विड को अपना सरफेस एरिया कम करना है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में क्या है? सिंपल, सबसे पहला, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ना इसको किसी के पास जाना है, ना इसको किसी के पास जाना है, ना इसको कोई अपनी तरफ बुला रहा है, ये अपनी डायरेक्शन में, ये अपनी डायरेक्शन में, कोई किसी के बीच में कोई अट्रैक्शन, कोई संबंध नहीं है यहां पर गैस में। गैस के पार्टिकल्स, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ना के बराबर है, दैट इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ऐसा ही समझ लो कि नहीं है, ना के बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस बहुत ज्यादा होगी, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस इतनी ज्यादा है कि वो आराम से रैंडमली जहां चाहे वहां मूव हो सकते हैं, वो जहां चाहे वहां वो मूव हो सकता है। कौन? गैसेस। गैस के पार्टिकल्स जहां चाहे वहां मूव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा है, और उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होने के कारण वो आराम से मूव हो पाएंगे, हर एक डायरेक्शन में रैंडमली, हर एक डायरेक्शन में रैंडमली आराम से वो मूव हो पाएंगे। कौन? किसके मॉलिक्यूल्स? गैसेस के मॉलिक्यूल्स। तो ये सबसे तीन प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए। अट्रैक्शन कम है, स्पेसिस ज्यादा है, इससे मोशन, अनडिशन्ड मोशन होगा, एकदम जिगजैग डायरेक्शन में, रैंडम मोशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर देखो, यहां पर सेम स्टोरी एप्लीकेबल है, यहां पर सेम स्टोरी एप्लीकेबल है कि एक रूम में 200 लोग हैं, एक रूम में 200 लोग हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, और किसी ने बोला सांप आ गया, किसी ने बोला सांप आ गया। तो हर बंदा भाई एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक ऐसे भागेगा, एक पीछे भागेगा, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, हर एक रैंडम डायरेक्शन में भाग रहा है। तो पार्टिकल्स एक तो एक दूसरे से भी टकराएंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से भी टकराएंगे, लोग एक दूसरे से भी टकराएंगे, और कुछ लोग दीवार पे जाके भी टकराएंगे, कुछ लोग दीवार पे जाके भी टकराएंगे। सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ गैसेस। गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, तो उसके कारण गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे, गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे। तो जब गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे ना, तो वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, तो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। अगर एलपीजी सिलेंडर में, अगर एलपीजी सिलेंडर में गैस है, ठीक है, या तो सीएनजी का सिलेंडर है, उसमें गैस है, और उस सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ गैस भरी गई है, तो उस सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्यों है? सीएनजी सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर क्यों है? गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट कर रहा है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से भी टकराएंगे और पार्टिकल्स दीवार पे जाके भी टकराएंगे। तो जब पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स जब दीवार पे जाके टकराएंगे, तब वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। So gases exert force on the wall of container due to collision. So जब गैस के पार्टिकल्स दीवार से टकराएंगे, तब वो दीवार पे फोर्स लगाएंगे, और उसी फोर्स की वजह से एक्सर्ट होगा प्रेशर, उसी फोर्स की वजह से गैसेस एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। नेक्स्ट, दे डोंट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ना तो गैसेस का कोई शेप है, ना तो उनका वॉल्यूम है, ना ही उनका शेप फिक्स्ड है, ना ही उनका वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड में तो वॉल्यूम फिक्स था, लिक्विड में तो वॉल्यूम फिक्स था कि अगर इसमें 50 ml है तो इसमें भी 50 ml होगा। लिक्विड में कंटेनर चेंज होने के साथ साथ, लिक्विड में कंटेनर चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन गैसेस में कंटेनर चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज होगा, गैसेस में कंटेनर चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज होगा। सो गैसेस, दे डोंट हैव शेप, जैसा कंटेनर वैसा शेप, गैसेस में भी दे डोंट हैव फिक्स शेप एंड दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम, दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम। ये हो गया गैसेस का सीन। यहां पर दूसरा, जैसे गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को मतलब अच्छे से उसको प्रेशर करके कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड को कंप्रेस करने जाओगे टूट जाएगा, लिक्विड को कंप्रेस करने जाओगे हो नहीं पाएगा। और गैसेस में क्या है, गैसेस को तुम आराम से कंप्रेस कर सकते हो, गैसेस को तुम प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। सो व्हाट इज सीएनजी?
व्हाट इज CNG? दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमें मिल रही है कौन से फॉर्म में? कंप्रेस करके, ताकि कंटेनर में ज्यादा गैस समा पाए, इसलिए हम उस गैस को कंटेनर में कंप्रेस कर रहे हैं प्रेशर लगा के, राइट। सो गैसेस को आराम से हम कर सकते हैं कंप्रेस, क्योंकि गैसेस के बीच में है स्पेसेस, गैसेस के बीच में है स्पेसेस, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में। गैसेस कैन इजीली फ्लो, हवाएं तो बह सकती है, गैसेस भी बह सकती है, राइट। गैसेस कैन इजीली फ्लो, दे आर नॉट रिजिड। क्या गैसेस सख्त होती है? ऐसा होता है कि हवा का झोंका है और तुम्हें ऐसा तमाचा मार दिया, ऐसा फील हुआ होगा? नहीं। अगर पानी की पाइप लेके ऐसे पच्च करके तुम्हें कोई मतलब, वो पानी की पाइप को ऐसे दबा के एकदम धार छूटती है ना, वो अगर कोई तुम्हारे मतलब बैक पे लगाए तो ऐसे होता है ना, हाँ लगने लगी। तो लिक्विड में भी थोड़ी बहुत रिजिडिटी है। कोई तुम्हें आइस मार दे, बर्फ लेके तुम्हें मारे, तो वो भी फील होगा। क्यों? वो भी रिजिड है। सॉलिड भी रिजिड है, लिक्विड भी थोड़े बहुत रिजिड है, लेकिन गैस उतने ज्यादा रिजिड नहीं है। गैसेस आर नॉट रिजिड। दूसरा यहां पर, दे डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस इजीली। गैसेस एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, गैसेस एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। डिफ्यूज होना मतलब, डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग। देखो यहां पर इस कंटेनर में ब्लू गैस है, इस कंटेनर में रेड गैस है। अगर दोनों को मिक्स करोगे, दोनों को पास में लाओगे, तो आराम से रेड और ग्रीन दोनों मिक्स हो जाएंगे, आराम से रेड और ग्रीन दोनों मिक्स हो जाएंगे। इससे मुझे ना एक स्टोरी याद आती है डिफ्यूजन से। जैसे जब मैं 10th में था, तब हमारी ये क्लास थी 10th बी। 10th बी में यहां पर लास्ट बेंच पे एक बंदा बैठता था। यहां पर क्लास का दरवाजा था और यहां पर लास्ट बेंच पे एक बंदा बैठता था। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो कुछ अजीब अजीब गैसेस रिलीज करता था। ये जो बंदा बैठता था वो अजीब अजीब गैसेस रिलीज करता था यहां पर लास्ट बेंच पे बैठ के। तो ये जो अजीब अजीब गैसेस रिलीज करता था, उससे लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो ये लास्ट बेंच के बेड पे जो गैसेस रिलीज करता था, वो गैसेस एयर में मिक्स हो जाती थी, वो गैसेस एयर में मिक्स हो जाती थी। तो और वो गैसेस हर एक बंदे के नाक में जाती थी, ठीक है। तो ये गैसेस, जैसे इस बंदे ने गैस छोड़ी, तो वो गैस एयर में क्या होगी? वो गैस एयर में इंटरमिक्स होगी, वो गैस एयर में जाके होगी, वो गैस एयर में जाके होगी इंटरमिक्स, एयर के साथ होगी इंटरमिक्स। इसी इंटरमिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसी इंटरमिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन। कि उसने गैस छोड़ी और वो गैस एयर में मिल गई और वो गैस एयर के साथ इंटरमिक्स हो गई। और गैस है, गैस तो गैस के पार्टिकल्स तो मूव करते हैं, तो वो हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और हर एक डायरेक्शन में वो स्मेल आएगी कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ गैस रिलीज की है। समझ में आ रही है बात? सो गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी इजीली। गैसेस एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, राइट। एंड दे डोंट हैव फ्री सरफेस। जैसे हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में ऊपर की तरफ हमें एक फ्री सरफेस मिलती है, राइट। गैसेस में ऐसी कोई फ्री सरफेस हमें नहीं मिलती। तो ये हमने कंप्लीट किया द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, जो कि है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जहां पर सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, जहां पर सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। मेल्टिंग की प्रोसेस जहां पर सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। मेल्टिंग की प्रोसेस में होता क्या है? ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। मेल्टिंग की प्रोसेस में तुमने सॉलिड को किया हीट। तुमने क्या किया? सॉलिड को हीट। ध्यान से देखना, सॉलिड को हीट करने के कारण क्या हुआ? सॉलिड के पार्टिकल्स, सॉलिड को हीट करने के कारण क्या हुआ? सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना पार्टिकल्स जोर से वाइब्रेट करेंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स हमें पता है वो मूव नहीं कर पाते, वो मूव नहीं कर पाते, वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं। सो जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉलिड के पार्टिकल्स जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे। तो जब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, अब तुम समझो कि टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट देने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे,
इतना खतरनाक वाइब्रेशन होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इतना जोर से वाइब्रेशन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इतना जोर से वाइब्रेशन होगा। एक टाइम पे वाइब्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर तुमने इतना बढ़ा दिया है, एक टाइम पे वाइब्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। विगरस वाइब्रेशन, पार्टिकल्स मूव अपार्ट, राइट। पार्टिकल्स इतने विगरसली वाइब्रेट करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, वो दूर चले जाएंगे एंड पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकम्स लिक्विड। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वाइब्रेशन इतना ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया, पार्टिकल्स अलग अलग हो गए और वो सॉलिड से बन गया लिक्विड। वो सॉलिड से बन गया क्या? लिक्विड। देखो, वो सॉलिड से बन गया लिक्विड, सॉलिड से बन गया लिक्विड। सिंपल है, समझो। यहां पर क्या है? दो पार्टिकल्स है, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स है, समझो। सॉलिड के पार्टिकल्स है, हीट किया तो टेम्परेचर राइज हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाइब्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ध्यान से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। और टेम्परेचर बढ़ाओ, और टेम्परेचर बढ़ाओ और वाइब्रेशन होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओ और वाइब्रेशन होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओ और वाइब्रेशन होगा। एक पॉइंट पे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। तो जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे जब पार्टिकल अलग हो जाएंगे, जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल अलग हो जाएंगे और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होकर वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम बॉइलिंग की। बेटा बॉइलिंग की प्रोसेस भी सेम ही है। ये लास्ट टॉपिक, बॉइलिंग की प्रोसेस। बॉइलिंग की प्रोसेस में क्या है? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। बेटा उसमें भी सेम ही चीज है, पार्टिकल्स है, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो तुमने लिक्विड को हीट किया, तुमने लिक्विड को हीट किया, हीट करने से लिक्विड के बीच में टेम्परेचर बढ़ा, हीट करने की वजह से लिक्विड के बीच में टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स तुमने हीट किया, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे लिक्विड के पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विड के पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर लिक्विड के पार्टिकल्स में उतना ज्यादा मोशन। और टेम्परेचर बढ़ाओ, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में और मोशन होगा। और टेम्परेचर बढ़ाओ, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में और मोशन होगा। एक टाइम पे टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में मोशन इतना बढ़ जाएगा कि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है, अपने पास पास थे लिक्विड के पार्टिकल्स। तुमने क्या किया? लिक्विड के पार्टिकल्स पास थे, तुमने हीट किया। तुमने क्या किया? हीट। हीट करने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स मूव करने लगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड के पार्टिकल्स और जोर से मूव करने लगेंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड के पार्टिकल्स और जोर से मूव करने लगेंगे। एक टेम्परेचर इतना आ जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ गया है कि लिक्विड के पार्टिकल्स इतने ज्यादा मूव होने लगे कि दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया और वो पार्टिकल्स बन गए गैसियस फॉर्म में। और वो आ गया गैसियस फॉर्म में। तो यहां पर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों में सेम ही चीज हो रही है। हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, मोशंस बढ़ेंगे और एक टाइम पे मोशंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमारा टॉपिक होता है खत्म। यहां पर हमारा टॉपिक होता है मेरे भाई खत्म।
सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैव लिटरली एंजॉयड द होल सेशन। तो बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को पढ़ो, डिटेल में पढ़ना इस चैप्टर को बहुत जरूरी है, राइट? सो डिटेल में पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे और चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। और यहां पर बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, तो यहां पर सारी रिसोर्सेस को यूज करो, वीडियो को ठीक से देखो एंड एंजॉय एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।